नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 2 अप्रैल 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं और उन सभी आर्टिकल्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं जो हमारी क्लैट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं या कोई भी वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको रेफ़र कर सकते हो। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो हमारा डे रहने वाला है 2 अप्रैल 2025, उसमें बहुत सारी अच्छी न्यूज़ हैं जिनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की पहली न्यूज़ आती है आपके सामने। आपने देखा होगा कल भी ये था ना, आज भी सुबह से अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते होंगे, ठीक है, आप कोई भी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे होंगे तो आपके सामने वक्फ बिल से लेकर बहुत सारी न्यूज़ आ रही होंगी। तो बेसिकली होता क्या है, वक्फ प्रॉपर्टी होती क्या है ना। तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आपके क्लैट प्रेप के ऑनलाइन चैनल पर, यूट्यूब चैनल के ऊपर एक अलग से, ठीक है, आपका जो वक्फ बोर्ड है उसके ऊपर एक MIT मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में इसके ऊपर लेक्चर डला हुआ है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि एक बार जाकर उस लेक्चर को देख लेना, ठीक है। तो वहाँ से आपको पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनती है, कौन रेगुलेट करता है, सेंट्रल जो काउंसिल है वक्फ काउंसिल वो कैसे उसको, जो स्टेट काउंसिल होती है उनको ऑपरेट करती हैं और अभी उसमें क्या होने वाला है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके पहले की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को समझने के लिए आपको वो वीडियो को रेफर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। हुआ क्या समझना, लास्ट ईयर, पहले होता क्या है, वक्फ क्या होता है समझना, इसको वक्फ भी कहते हैं, इसको वक्फ भी कहते हैं, ठीक है। होता क्या समझना, मुस्लिमों में कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो वो लोग दान देते हैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, और उस प्रॉपर्टी का यूज वो लोग करते हैं किसमें, पब्लिक गुड में, है ना, लोगों की भलाई के लिए। जैसे हमारे जो दादा परदादा थे वो लोग क्या करते थे, हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स, वो क्या करते थे, धर्मशालाएं बनवा देते थे, है ना। आज हम उन धर्मशालाओं का यूज करते हैं, ठीक है। पहले स्कूलें चला करती थी, उसके अंदर आपने देखा होगा बहुत सी जगह पर जो सरकारी स्कूल थी वो पहले धर्मशालाओं को ही कन्वर्ट कर दिया गया था, किसमें, गवर्नमेंट स्कूल्स में, बहुत सी जगह पर आपने देखा होगा। तो ऐसे सिमिलरली मुसलमानों में बेसिकली वो प्रॉपर्टी जो अल्लाह के नाम पर, भगवान के नाम पर डोनेट कर दी जाती है और उसका यूज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए या उनका जो रिलीजियस या उनका जो रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं उनके लिए उसका यूज किया जाएगा। तो होती है वक्फ प्रॉपर्टी। इसका एंशिएंट ओरिजिन उनके जो उनका हिस्टोरिकल टेक्स्ट है उसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है। ब्रिटिश एरा के टाइम पर भी 1913 के अंदर, याद रखना, इस वक्त प्रॉपर्टी जो था, इसका जो बिल था, इसको अंग्रेजों ने क्या किया था, पास कर दिया था। क्योंकि आपको पता है जब 1905 के अंदर, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा ना, अगर आप समझोगे नहीं चीज़ों को समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा आपको हिस्ट्री अब पता होनी चाहिए। 1905 में जब बंगाल डिवीज़न की बात की जा रही थी कि बंगाल डिवाइड कर देते हैं, तो उसमें कहा गया था हिंदू मुसलमान। आपने पढ़ा होगा कि कहा गया था इधर मुसलमान रहेंगे और इधर हिंदू रहेंगे। बोले ये कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल जो आज इंडिया का पार्ट है, ये बोला ईस्ट बंगाल जो आज क्या कहलाता है, तो आज इसको हम बांग्लादेश कहते हैं। कहा गया इसकी कैपिटल क्या होगी, बोले इसकी कैपिटल बना देते हैं ढाका और इसकी कैपिटल क्या बना देते हैं, कोलकाता। तो आज इसकी कैपिटल कोलकाता, ये इसकी ढाका है, ये क्या बन गया, तो बांग्लादेश बन गया। और इसमें मुस्लिम जो पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। तो जब बंगाल डिवीज़न किया जा रहा था, तो जब लोग नहीं मान रहे थे, तो बेसिकली थोड़ा सा समझना, एक ग्रुप बना दिया गया जिसका नाम क्या था, मुस्लिम लीग। एंड मुस्लिम लीग वॉज एस्टेब्लिश्ड या फॉर्म्ड इन 1906, है ना। और 1905 में क्या स्टार्ट हुआ था, बंगाल स्प्लिट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे 1909 में एक एक्ट आता है जिसको हमने मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा था, क्योंकि उसमें मार्ले वाज द इंडियन सेक्रेटरी जो लंदन में बैठता था, ठीक है, और जो मिंटो था, मिंटो सेकंड वाज द इंडियन वाइसराय। उन दोनों के मिली जुली चाल थी और उन्होंने एक एक्ट पास किया। उस एक्ट को हमने क्या कहा, तो ना एक्ट ऑफ 1909, या हमने उसको क्या, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। देन उसके बाद मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया और उसके बाद 1913 के आसपास क्या कर दिया गया, वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए भी बिल पास कर दिया गया। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद 1954 में पहली बार 1954 में एक बिल आता है जिसको वक्फ एक्ट कहा गया। उस एक्ट में पहली बार जो हमारी पार्लियामेंट थी, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट कब हुए थे, 1947, और हमारी जो पार्लियामेंट पहली बार कब बैठी थी, 13 मई 1952 को पार्लियामेंट बैठी थी, क्योंकि अक्टूबर 1951 से लेकर आपके फरवरी 1952 तक तो इलेक्शन हुए थे, तो पार्लियामेंट बैठती है 1952 में। तो उसके बाद इंडिया के आज़ाद होने के बाद पहली बार जो वक्फ एक्ट था वो पास कर दिया जाता है 1954 में। उसके बाद उसमें टाइम टू टाइम चेंजमेंट होते रहे। देन दैट एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय द एक्ट ऑफ 1995। ठीक है, अब कौन सा लग रहा था, 1995 वाला,
उसके बाद 2013 में द एक्ट वाज फर्दर अमेंडेड टू ग्रांट द वक्फ बोर्ड एक्सटेंसिव पावर्स टू डेजिग्नेट प्रॉपर्टी एज द वक्फ प्रॉपर्टी। करंटली अगर तुम देखोगे तो 8,72,292 प्रॉपर्टीज किसके नाम पर हैं? वक्फ बोर्ड के पास हैं। और सोचो साल का 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है वहां से। मतलब अगर मैं बात करूं तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी या तो आर्मी के पास है, रेलवे के पास है, या फिर तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास है। आपने बहुत बार देखा होगा साउथ के अंदर, केरला में, कर्नाटक में एक गांव था, उस गांव को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया वक्फ प्रॉपर्टी है। तो अभी तक क्या था, न्यूज क्या है समझना, अभी तक ये होता था कि वक्फ बोर्ड जिसको अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, तो अगर मान लो वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये जो बिल्डिंग है, जिस पर्टिकुलर बिल्डिंग में मैं खड़ा हूं, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो नाउ इस बात को प्रूफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी इस प्रॉपर्टी के मालिक की है। उससे कागज दिखाने पड़ेंगे कि नहीं नहीं ये भाई मेरी प्रॉपर्टी है। और अगर वो इस बात को शो करने में फेल हो गया कि नहीं ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, तो बेसिकली वो प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी? वक्फ बोर्ड को चली जाएगी। ये कुछ ऐसा एक्ट था, लेकिन इसका मिसयूज भी हुआ ना, यूज था, सही था, क्योंकि हम रिलीजन के नाम पर टूटे थे, हम रिलीजन के नाम पे और ज्यादा दंगे नहीं करना चाहते थे, हमें स्टेबिलिटी चाहिए थी, हमें ग्रोथ देखना था। इसलिए जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ज़्यादा धर्मों के मुद्दे में ना जाकर क्या किया, जो अच्छा लगा ठीक कर दिया ताकि आगे चलकर ग्रोथ पे ध्यान दिया जाए। उसका नतीजा ये निकला कि आज हम जहाँ पर भी खड़े हैं अच्छी जगह पर खड़े हैं। बट दोबारा से उन चीज़ों का मिसयूज भी हुआ, तो उसका भी हमें स्ट्रांगली अपोज करना चाहिए। हर किसी प्रॉपर्टी को आप थोड़ी ना, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा एंटीलिया है ना, अंबानी की जो घर है प्रॉपर्टी, उसको कह दिया वक्फ प्रॉपर्टी है। ऐसे तो किसी को भी क्लेम कर दोगे। तो कहा गया इसमें चेंजमेंट होना चाहिए। तो 2024 में लास्ट ईयर वक्फ अमेंडमेंट बिल आता है, जिसमें कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी, और उन रिकमेंडेशंस के ऊपर फिर एक जेपीसी बैठती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती है। और याद रखना, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कब बैठती है? तो कोई बिल पास करना होता है, और कोई एक बिल एक हाउस से पास हो जाए, दूसरा हाउस पास ना कर रहा हो, तो उस चक्कर में जेपीसी बैठ जाती है, ठीक है, या उसको अच्छे से उसकी इंक्वायरी करनी हो तो जेपीसी बैठ जाती है, ठीक है। अब क्या हुआ, जेपीसी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए, बट दोज रिकमेंडेशंस आर नॉट नोन टू अस। हमें नहीं पता क्या रिकमेंडेशन दिए थे, कहीं बाहर नहीं आए। तो आज क्या हुआ, आज हो चुका होगा, अब तक जब आप वीडियो देख रहे हो, पार्लियामेंट में आज इस बिल को रखा गया, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ होगा, और जब डिस्कशन हुआ होगा तो क्या रिकमेंडेशन थी जेपीसी की, क्या माना जाएगा क्या नहीं माना जाएगा, वो उसमें देखा जाएगा। मैं 2-4 रिकमेंडेशन आपको समझा देता हूं, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है। प्लीज मैं दोबारा से कह रहा हूं, वो वीडियो देख लेना, उसके अंदर आप सारी चीजें स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक समझ चुके होंगे, क्योंकि हमें और भी न्यूज़ पढ़नी है इसके अंदर आगे, ठीक है। अब हुआ क्या, उसमें कह दिया कि पहले वक्फ बोर्ड जो था ना, वो कह देता था प्रॉपर्टी हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा, अब तुम्हें क्या करना होगा, एक बोर्ड बनाना होगा, एक काउंसिल बनानी होगी, है ना, एक कैबिनेट बनानी होगी, एक बोर्ड बनाना होगा, वो रिकमेंड करेगा। और उस बोर्ड को कौन रेगुलेट करेगा, तो या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो एसडीएम वगैरह बोलते हैं, वो क्या करेगा, डीएम वगैरह उसको रेगुलेट करेगा। वो देखेगा कि रियल में ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में जाने लायक है कि नहीं है। ऐसा नहीं किसी को भी क्लेम कर लोगे। उसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है वो होनी चाहिए, उसके अंदर मुस्लिम्स के अलावा दूसरे ग्रुप्स के लोग भी होने चाहिए, ताकि किसी के साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसके। तो बेसिकली मुस्लिम्स के लिए अच्छा भी है, लेकिन उनके लिए अच्छा नहीं है जो देश के अगेंस्ट में काम करना चाहते हैं। बेसिकली कुछ ऐसा है। तो कुछ स्टेट इसके अपोज कर रहे हैं, कुछ स्टेट इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज पार्लियामेंट में रखा गया होगा, अगर पास हो जाएगा देन इट विल बिकम द एक्ट बन जाएगा, नहीं होगा तो ये जस्ट क्या रह जाएगा, बिल ही रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? सिंपल सा इसको पढ़ लेना है। एक बार वो लेक्चर आप जरूर देख लेना। अब ये फिर न्यूज़ में आएगा 1-2 दिन में, 4-5 दिन ऐसे न्यूज़ चलती रहेगी, तो हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। चलते नेक्स्ट। देखो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। सुप्रीम कोर्ट टर्म्स बुलडोजिंग ऑफ 6 हाउसेज इन यूपी अनलॉफुल। देखो यूपी के अंदर आपने देखा होगा बीजेपी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। अब मान लो किसी ने किसी के ऊपर पत्थर फेंक दिया, किसी ने कोई चोरी कर ली, तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो पूरे के पूरे घर को डिमोलिश कर दे रहे हैं। ये तो एक कलेक्टिव पनिशमेंट हो गया ना। आप ऐसे थोड़ी ना कर सकते। उसके घर में माँ बाप भी है, उसके भाई बहन भी है, उन्होंने बड़ी हिम्मत करके उस घर को बनाया होगा, है ना। और उसके बाद जब उसको घर को बनाया गया, उस बच्चे की एक गलती की वजह से तुमने उस घर को तोड़ दिया, तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर लॉ नाम की भी तो कोई चीज़ होती है, सुप्रीम कोर्ट भी तो बैठा है। आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि उसने ऐसा किया, तो आपने उसको पकड़ा, आप खुद ने आपने डिसीजन दे दिया, आपने उसका घर गिरा दिया, है ना, जबकि वो गिल्टी है, नॉट गिल्टी, ऐसा कुछ प्रूव ही नहीं हुआ है। तो हुआ क्या था, यूपी के अंदर 6 लोगों के या 6 घरों को डिमोलिश कर दिया गया था। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही जो हमें पता होना चाहिए। जैसे
इट वॉज जस्ट इनह्यूमन एंड इलीगल, ये इलीगल था बिकॉज वहां पर क्या होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं की गई थी। ड्यू प्रोसेस क्या होती है भाई, 15 दिन का नोटिस दो, नोटिस देने के बाद उस बंदे को टाइम दो, घर खाली करे, उसकी पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए डेमोलिश करते समय कि घर में कोई इंपॉर्टेंट सामान तो नहीं था। इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है अपने घर को बनाने में, चाहे वो झोपड़ी हो चाहे वो महल हो, बात समझ में आ रही है, तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई रूल ऑफ लॉ इज स्टिल एग्जिस्टिंग, है ना, बेसिकली रूल ऑफ लॉ स्टिल एग्जिस्ट इन द कंट्री एंड फंडामेंटल राइट भी है टू शेल्टर इज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आपने पढ़ा है कि बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप अल्टर नहीं कर सकते। तो जो हमारा आर्टिकल 21 है बेसिकली जो कहता है राइट टू लिव, उस राइट टू लिव में आता है विद डिग्निटी, मुझे डिग्निटी से जीने का राइट है और मुझे एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जीने का राइट है। इसी आर्टिकल 21 में आता है राइट टू शेल्टर, कि मेरे पास क्या है, रहने का राइट है। तो आप जबरदस्ती उसको नहीं छीन सकते हो, बात समझ में आ रही है। अगर कुछ कंडीशंस हैं तो आप पहले नोटिस दोगे, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करोगे, उसके बाद ही उसको कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। आप इमोशनल डैमेज भी कर रहे हो, मैंने कहा जिंदगी भर मेहनत की थी झोपड़ी बनाने में और तुमने गिरा दी सिर्फ इसलिए कि उस घर के बच्चे ने किसी के साथ बदतमीजी कर ली थी। तो घर में और भी तो लोग हैं ना, ऐसा थोड़ी ना होता है कि किसी बच्चे ने बचपन में चोरी कर ली और घर से गहने लेकर भाग गया तो उसके बाद तुम वो बच्चा पकड़ा जाएगा तो उस बच्चे को पीटोगे ना, ऐसा थोड़ी ना होगा कि उसके घर वालों को तुम पीट दोगे, जेल में डाल दोगे, घर तोड़ दोगे, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है, ऐसा बेसिकली बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू शेल्टर, और आपको पता है आर्टिकल 20 एंड 21 दीज आर एब्सोल्यूट इवन इन केस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, ये आपसे नहीं छीने जाते हैं 20 एंड 21, ठीक है, ये आप जानते हो, तो सिंपल सा याद रखना। आर्टिकल 142 और किसका यूज किया इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, आर्टिकल 142। व्हाट इज आर्टिकल 142? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, सुप्रीम कोर्ट समझ नहीं पा रहा है, लोग ही तो बेसिकली वो समझ नहीं पा रहे यार क्या डिसीजन दे, क्या जजमेंट दे। तो आर्टिकल 142 उनको पावर देता है, एब्सोल्यूट पावर देता है डिसीजन देने की, कि बस एक बात ध्यान में रखनी है, जो डिसीजन तुम दे रहे हो ना उससे बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टर नहीं होना चाहिए, आप जजमेंट दे सकते हो। इसको कहा गया विदाउट ड्यू प्रोसेस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये डिक्लेयर किया गया किसके थ्रू, आर्टिकल 142, बिकॉज ये क्या देता है, सुप्रीम कोर्ट को एब्सोल्यूट पावर देता है कि वो किसी के ऊपर भी जजमेंट दे सकता है, बस उस एक कंडीशन को ध्यान में रखते हैं। समझ में आ रही बात? तो आर्टिकल 142 का यूज किया जो कि एब्सोल्यूट पावर है, और उसको कह दिया गया, कहा गया भाई कम से कम 15 दिन का नोटिस तो देना चाहिए था। तो आपने देखा होगा कि उसमें एक जस्टिस बैठे थे एएसओ का, उन्होंने 10-10 लाख रुपए उनको देने की भी बात की, जिनके घर तोड़े गए थे, है ना। तो बेसिकली जो हो रहा है बेसिकली वो क्या हो रहा है, अनलॉफुल हो रहा है, ये आप भी जानते हो ना। हम लॉ को एस्टेब्लिश करने के लिए इलीगल एक्टिविटीज नहीं कर सकते, सिंपल एज दैट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये यूपी में बहुत ज़्यादा चलता है, आप जानते हो कि बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, समझ में आ रही है। तो उसके ऊपर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए, और आई थिंक जा रहा है, ठीक है। जैसे फेयर हियरिंग होनी चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, राइट टू शेल्टर है, आर्टिकल 300 है, देखो आपने पढ़ा होगा, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी बेसिकली वो किसका राइट था, तो मेरा फंडामेंटल राइट था। इट वॉज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 31 ऑफ द फंडामेंटल राइट। एंड फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स है बेसिकली कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक। तो देयर वर इनिशियली 7 फंडामेंटल राइट्स, नाउ एट प्रेजेंट देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। तो जो एक फंडामेंटल राइट निकला वो राइट टू प्रॉपर्टी था, और वो शिफ्ट कर दिया गया आर्टिकल 300 के ए में, और ये बेसिकली मेरा क्या है, लीगल राइट बना दिया, ठीक है। तो यानी कि ये मेरा फंडामेंटल राइट तो है नहीं, बट स्टिल अगर आपके इसका वोलेशन होता है तो भी उस ड्यू प्रोसेस को ध्यान में रखना होगा। ऐसे नहीं कि उस प्रॉपर्टी रखना, संपत्ति रखना मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है तो आप मुझसे छीन लोगे। और ऐसा किससे हुआ था, तो आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, ठीक है। आपने केशवानंद भारती का केस पढ़ा होगा ना, जिसके अंदर 24 अप्रैल 1973 को डिसीजन आता है ना। सबसे ज़्यादा 13 जज बैठते हैं, 7:6 में जजमेंट आता है ना। उसके अंदर बहुत से जजमेंट पास किए गए थे, तो उसका भी एक पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो सिंपल सा याद रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट, इंडियाज एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन द ट्रू पिक्चर। देखो समझना, हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन है ना, मैंने कहा था किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी देश को तरक्की करने के लिए ना एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है।
है ना। अभी एक रिपोर्ट आएगी, हम उसको पढ़ेंगे ना, जस्ट इसके आगे एक रिपोर्ट है कि हमारे यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर, है ना, डिस इन्फॉर्मेशन को लेकर, मैं उसको भी इसमें इंक्लूड करूँगा। आज बच्चे के पास मोबाइल है, बच्चा इंस्टाग्राम चला रहा है, व्हाट्सअप चला रहा है, तो एजुकेशन जो है उसके अंदर क्या ऐसा इफेक्टिवनेस होनी चाहिए कि इस मॉडर्न ज़माने में भी बच्चा एजुकेटेड हो। मतलब पढ़ने वालों की कमी नहीं है, अच्छा पढ़ने वालों की कमी है। बात समझ में आ रही है? तो जो हमारे यहाँ पर जो एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन वो उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे जहाँ पर डिजिटल एजुकेशन के नाम पर तो है डिजिटल एजुकेशन, लेकिन वहाँ पर डिजिटल बोर्ड ही अवेलेबल नहीं है, कागजों में है, डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन रियल में नहीं है। तो सिंपल याद रखना, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में आ रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1968, देन इट वाज अगेन इंट्रोड्यूस्ड इन 1986 बट वाज अमेंडेड इन 1992 एंड थर्ड टाइम NEP वाज पास्ड इन 2020, 2020 में आती है। बट द करप्शन एंड गवर्नेंस डेफिसिट वर द defining features of the country's educational past. Public universities were systematically starved of funds, unregulated private institutions, ठीक है, बस वही बातें कर रहा है। इरेगुलेटरीज बहुत सारी हैं, बात समझ में आ रही है। और अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करता हूँ तो उनके लिए क्या है, UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और अगर मैं स्कूल कॉलेज की बात कर रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ पर 0 से लेकर 14 ईयर तक के बच्चे के पास क्या होनी चाहिए, तो उस बच्चे के पास फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। ये उसका क्या है, फंडामेंटल राइट, याद रखना। बट इनिशियली ये 0 to 14 जो था ना, ये किस में था, फंडामेंटल या DPSP का पार्ट था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। और जब ये DPSP का पार्ट था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, तो आप एक बात जानते हो, DPSP में जो बात लिखी होती है वो कंपलसरी नहीं है कि वो फॉलो करे या ना करे। तो हमने क्या किया, उस आर्टिकल 45 में जहाँ 0 to 14 ईयर तक के बच्चे की एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी लिखी थी, हमने उसको हटाया। हमने इसको क्या किया, 0 to 6 ईयर तक के बच्चे को डाल दिया आर्टिकल 45 ऑफ द DPSP, है ना। और हमने क्या किया, 6 to 14 ईयर तक के बच्चे की एजुकेशन को किस में डाल दिया, आर्टिकल 21 का A में डाल दिया। और ये क्या बना दिया, उसका फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता, क्योंकि भविष्य कब देश का अच्छा रहेगा, जब बच्चा पढ़ेगा, ध्यान रखना, है ना। तुम्हारी बात हो रही है बेसिकली। और 6 to 14 ईयर तक के बच्चे को घर से लेकर स्कूल तक पहुंचाने की ड्यूटी किसकी दे दी, तो ये ड्यूटी दे दी उसके पेरेंट्स की। और ये क्या बना दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज में डाल दिया। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में है, 51 के A में। एंड देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। Initially there were 0 fundamental duties, 10 fundamental duties were added by the 42nd Constitutional Amendment 1976 and the 11th fundamental duty was added by 86th Constitutional Amendment 2002। तो ये भी तब जुड़ा, ये भी तब हुआ, ये भी तब हुआ, समझ गए। और उसके पहले या उसके साथ साथ हमने एजुकेशन के लिए 3 बार पॉलिसी लाए, लेकिन उसका इफेक्ट क्या देखने को मिला, समझना। देखो इसके आर्टिकल में लिखा हुआ है, समझना। The enrollment of the scheduled caste SC in higher education has increased by 50%। जो SC के बच्चे हैं उनके हायर एजुकेशन में जो एडमिशन है वो 50% बढ़ चुके हैं। शेड्यूल ट्राइब जो है ST, जो भारत में लगभग 705 है। और याद रखना, शेड्यूल ट्राइब बहुत न्यूज़ में रहते हैं। हमारी प्रेसिडेंट भी एक ट्राइबल वूमेन है, संथाल ट्राइब से है। नॉर्थ ईस्ट में पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ट्राइब्स की वजह से। आपका जो लद्दाख है वो चाहता है कि वो ATMM में शामिल हो जाए, शेड्यूल नंबर 6 में शामिल हो जाए। तो पूरे भारत में ट्राइबल न्यूज़ वैसे चल रही है, ठीक है। अब समझना, उसके बाद जो ST जो वो 75% बढ़े हैं, और जो OBC है अदर बैकवर्ड क्लास वो 54% बढ़ी है 2014-15 से लेकर अब तक। मतलब उनका एनरोलमेंट तो बढ़ा है। लेकिन अगर मैं दूसरी बात करता हूँ, फीमेल एनरोलमेंट अक्रॉस ऑल कैटेगरीज हैज ग्रोन बाय एन इंप्रेसिव 38.8%। जो फीमेल का एनरोलमेंट है वो 38% बढ़ा है पिछले 10 सालों के अंदर, क्रॉसिंग 2.18 करोड़ इन 2022-2023। अमोंग मुस्लिम माइनॉरिटी, अगर मैं माइनॉरिटीज की बात कर लूँ तो माइनॉरिटी के स्टूडेंट उसमें फीमेल एनरोलमेंट जो है 57% से बढ़ा है। लेकिन क्या उसके साथ साथ जो मैं एजुकेशन आज के टाइम पर दे रहा हूं, क्या वो रिलायबल है, क्या उन बच्चों के साथ ऐसा होना चाहिए, बात समझ में आ रही है। बस उसी के ऊपर ये टॉपिक लिखा, बहुत अच्छा है। ये आपके जो धर्मेंद्र प्रधान जी है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो जस्ट आप पढ़ना, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी समझ में आएंगी। ये खुद ही कह रहे हैं कि करप्शन ने अच्छा नहीं किया पास्ट में। मे भी करप्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, बाद की बात है, लेकिन होम मिनिस्टर सॉरी आपके एजुकेशन मिनिस्टर लिख रहे हैं तो आपको पढ़ लेना चाहिए। एक प्रोग्राम आया था स्टेम। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स।
वो आपने देखा होगा बहुत सारी वुमेन जो हैं, लड़कियां जो होती हैं ना, वो साइंस लेने से डरती हैं। आपने देखा होगा, आप इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाइए, लड़के बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको। उनको पसंद है आर्ट लेना, उनको पसंद है कॉमर्स लेना, है ना, उनको पसंद है आजकल क्लैट की वो उसमें जाना, फील्ड में जाना, है ना, आप भी देख सकते हो प्रेजेंस। तो कहा गया साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें तो वुमेन जाएं। तो याद रखना स्टेम प्रोग्राम चलाया गया ताकि उनका इंटरेस्ट बढ़े उसके अंदर, है ना। बहुत सारी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे अटल टिंकरिंग लैब्स चलाएगी। अटल टिंकरिंग लैब्स का मतलब क्या था, एक विज्ञान ज्योति प्रोग्राम आया था, है ना, मुझे बताना कौन सी ईयर में आया था, क्लासरूम में पढ़ाया हुआ है तुम्हें, विज्ञान ज्योति, है ना, जिसमें कहा गया था 12th क्लास तक, 9 to 12th क्लास के बीच में लड़कियों का एनरोलमेंट ज्यादा होना चाहिए, किसके अंदर, साइंस वाली स्ट्रीम के अंदर, है ना, ज्योति पढ़ेगी विज्ञान, ऐसे ही शायद याद करवाया था मैंने, है ना। तो वो स्कीम कब आई थी मुझे बताना, ताकि वुमेन का, लड़कियों का इंटरेस्ट उस फील्ड में बढ़े। ऐसे अटल टिंकरिंग लैब्स आई, जो इन्होंने किया, अभी पहले नहीं था ऐसा बताया जा रहा और कुछ नहीं है। तो जो जो पॉलिसीज इन्होंने इंप्लीमेंट की उनकी बात हो रही है, ठीक है। जैसे अटल टिंकरिंग लैब्स नीति आयोग के अंडर में काम करता है। नीति आयोग देश के इंडिया का थिंक टैंक कहते हैं बेसिकली उसको ना। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन फर्स्ट ऑफ द जनवरी 2015 एंड मोदी जी उसके क्या है, प्रेसिडेंट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होता है, समझ गए। तो उसने अटल टिंकरिंग लैब लगाई थी, ATL, कि स्कूलों के अंदर बच्चों के पास थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। इसलिए हर स्कूल में क्या लगाएगी, लैब्स क्रिएट की गई थी, ताकि बच्चे को एजुकेशन अच्छी मिले, प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, समझ गए। और उसी के पैरेलल में अगर मैं NGO की बात कर लूँ, तो एक NGO, प्रथम NGO है ना, जो रिपोर्ट बनाता है एनुअल एजुकेशन या एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ASER की रिपोर्ट देता है ना। और ये कब बना था, 2005 में बना था, और ये दिल्ली बेस्ड NGO है। मैं उसी को कंपेयर कर रहा हूँ, जो एक बात यहाँ की जा रही है, एक बात वहाँ की जा रही है। इसने बताया था अभी लास्ट ईयर कि भारत में 70% के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो 10th 12th पास हैं, उनको 3 डिजिट का डिवाइड करना नहीं आता। तो ये जो डिफरेंस है ना, एक तरफ तुम एनरोलमेंट बढ़ा रहे हो, बट दूसरी तरफ तुम क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करा रहे हो। जब बच्चे को डिवीजन नहीं आ रहा तो क्या ही एजुकेशन, तो वो 0 to 14 वो सब तो फेल हो गया ना। तो उसके लिए हमें क्या अप्रोच लगानी चाहिए, बस उसी का डिस्कशन किया गया। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। इस आर्टिकल को पढ़ जरूर लेना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी या जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है। साउथ वाले आपको उसको लेना नहीं चाहते क्योंकि हिंदी लैंग्वेज उनके ऊपर लाद दी गई, ऐसा उनका मानना है। तो वो सब भी न्यूज़ जस्ट ध्यान रखना, लिंक आना चाहिए आपको करना, ठीक है। देखो नेक्स्ट, चाइना इंडिया टाइज अक्रॉस द पास्ट एंड इनटू द फ्यूचर। चाइना कह रहा है कि भाई हम जो पास्ट में हो ना उसको भूल जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तो हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1954 में सोचा कि भाई इंडिया और चाइना साथ बढ़े, है ना, एक पावर बने। तो उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, पंचशील एग्रीमेंट, है ना, पंचशील एग्रीमेंट। और जब पंचशील एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ था, इट वाज स्टार्टेड इन 1954 में हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, नारा दिया गया हिंदी चीनी भाई भाई, यानी कि हिंदी और चीनी बोलने वाले कैसे लोग हैं, भाई भाई हैं, ठीक है। वो लोग भारत विजिट करते हैं। 1954 में स्टार्ट हुआ, 1962 आते आते चाइना ने हम पे कर दिया अटैक, और पीछे से छोरा घोंप दिया, हमें धोखा दे दिया। और उसके बाद वो अक्साई चीन वाला जो रीजन था वो चाइना लेकर बैठ गया, और तब से हमारे यहाँ डिस्प्यूट हो रहा है। तुमने पढ़ा होगा, उससे पहले इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री थी, उस बाउंड्री को क्या कहा जाता था, मैकमोहन लाइन। और मैकमोहन लाइन 1940s में ड्रॉ की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो बाउंड्री है 3488 किलोमीटर की रहेगी, ये इधर इंडिया इधर चाइना। बट 1962 की वॉर के बाद चाइना कहता नहीं नहीं नहीं, LOAC मानता हूं मैं, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एंड LOAC वाज क्रिएटेड इन 1962 आफ्टर द इंडो चाइना वॉर। और उसके बाद कहा गया कि मैं मानता हूं ये लगभग 2000 किलोमीटर की है। तब से हमारे डिस्प्यूट शुरू हो गए, कभी डोकलाम पे कुछ हो रहा है, कभी अरुणाचल प्रदेश में, कभी इधर, कभी वहां, कुछ ना कुछ होता रहता है हमारे बीच में। तो अब चाइना कह रहा है कि देखो, यही कहा चाइना ने, पढ़ो इसको, कि जब इंडिया और चाइना एक साथ बोलेंगे ना, द वर्ल्ड विल लिसन, दुनिया सुनेगी। जैसे एक बार ओबामा ने कहा था, बताना मुझे किस इंडियन लीडर के लिए ओबामा जी ने कहा था, ओबामा ने, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, कि जब वो बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। मुझे बताना कौन थे, और उनकी डेथ भी हो गई है कुछ टाइम पहले, और उनके ऊपर हमने एक MIT भी अपलोड कर रखा है, वो भी देख लेना, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा चाइना ने कि जब इंडिया और चाइना बोलेंगे ना तो पूरी दुनिया सुनेगी। हाँ सुनेगी, सही कह रहा है ना, हम डेवलपिंग है, हम एक दिन USA को पीछे छोड़ देंगे, ये USA भी जानता है, इसीलिए तो टैरिफ और ये सब चल रहा है ना। लेकिन क्या चाइना विश्वास लायक है, पहला क्वेश्चन, क्या चाइना को ट्रस्ट किया जा सकता है, विश्वास लायक है?
पहला क्वेश्चन ही फेल हो जाता है, क्योंकि पहले वो धोखा दे चुका है। समझ गए? तो 2-4 बातें इसके अंदर डिस्कस की गई हैं, जस्ट सिंपल सा आप पढ़ लेना। जैसे एक आर्टिकल भी था, दूसरा एक न्यूज़ भी थी, सी जिनपिंग कॉल्स फॉर एलिफेंट ड्रैगन डुअर। कह रहा है, देखो चाइना अपने आप को कह रहा है कि वो तो क्या है, ड्रैगन है, और चाइना हमें कह रहा है कि हम क्या है, हाथी हैं। तो कह रहा है कि अगर हाथी और ड्रैगन एक साथ चलेंगे ना तो पूरी दुनिया हमें सुनेगी। सही कह रहा है, सुनेगी, बट ट्रस्टेबल नहीं है। सिंपल सा याद रखना, ठीक है। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि 75th एनिवर्सरी थी इंडिया और चाइना की, है ना। क्योंकि इंडिया और चाइना ने 1950 में, उस समय जब चाइना के वो थे माओ जेडोंग और जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट किए थे ना, तो उसको 75 ईयर हो गए हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम अब आगे और बढ़ेंगे। अगर देखा जाए तो हमारा 2000 सन के अंदर $3 बिलियन का ट्रेड होता था विद चाइना, बट अब अगर देखा जाए 2024 में 24 साल बाद तो $138.5 बिलियन का ट्रेड हो रहा है। तो एक्चुअली में उनका प्रोडक्ट, यहाँ सोचो हम उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेड के पर्पज से। अगर इंडिया उसको बिल्कुल कंप्लीटली बॉयकॉट कर दे तो बर्बाद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन देखो कितनी है, समझ में आ रही है। बस उसी लिए इफ इंडिया चाइना स्पीक विद वन वॉइस होल वर्ल्ड विल लिसन। देखते हैं कौन सुनता है ना। नेक्स्ट, लीव इट अलोन। देखो हुआ क्या, ये बेसिकली आपका ग्रीनलैंड है, ठीक है। और ग्रीनलैंड की जो कैपिटल है, याद रखना, नूक इज द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड। छोटा सा देश है ना, 56-57 हजार लोग रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है, आपने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। एंड जब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो वहां पर ग्रीनलैंड के ऊपर जाना ईजी हो गया लोगों के लिए, है ना, क्योंकि वहां पर पानी हो गया है, सी बन गया है, समुद्र बन गया, तो बेसिकली जा सकते हैं, दिक्कतें कमजोर हो गई हैं। तो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट बनता जा रहा है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनती जा रही है फॉर रशिया, फॉर इवन यूएसए और अदर कंट्रीज के लिए। तो सिंपल याद रखना, ग्रीनलैंड वाज वंस ए फ्री कंट्री, है ना, फ्री था, किसी के पास नहीं था। बट डेनमार्क जो था ना, डेनमार्क किंगडम, उसने क्या किया, उसके ऊपर क्लेम कर लिया और तब से वो उसको अपना मानता है। लेकिन उससे पहले जब ये फ्री रहता था तो अमेरिका काफी कोशिश कर चुका उसको खरीदने के लिए। समझना, 1867 में जब रशिया से यूएसए ने अलास्का खरीदा था, अलास्का वाज बोट या टेकन फ्रॉम रशिया बाय यूएसए इन 1867, तब भी उन्होंने कहा था कि हमें क्या चाहिए, हमें ग्रीनलैंड चाहिए। ग्रीनलैंड नहीं आया। फिर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 तक चला। जब खत्म हुआ तो जो नाजी जर्मनी थे, ठीक है, जर्मनी जानते हो ना, हिटलर वाला रीजन, उस समय जो डेनमार्क था उसके कब्जे में कौन आ गया, आपका ग्रीनलैंड आ गया, तो उसके पास चला गया। फिर 1946 में डेनमार्क को यूएसए ने ऑफर किया $100 मिलियन कि ये हमें दे दे, बट उसने नहीं दिया, ठीक है। देन अगेन वहाँ की जो पॉपुलेशन है तो उसमें से याद रखना 57,000 में से 85% लोग नहीं जाना चाहते अमेरिका। बट हुआ क्या, ग्लोबल वार्मिंग से स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनती जा रही है। तो अब ट्रंप साहब ने कहा इस आर्टिकल में कि हम कुछ भी करेंगे, हम अपनी लिमिट को क्रॉस कर देंगे, लेकिन हम किसको लेकर रहेंगे, ग्रीनलैंड को लेकर रहेंगे। तो बस याद रखना, ग्रीनलैंड की कैपिटल जो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक के लिए, तो वो कौन सी है, नूक। किसका इसके ऊपर रूल है, तो याद रखना इसका रूल किसके ऊपर है, इसके ऊपर कौन रूल कर रहा है, तो डेनमार्क के अंडर में आता है बेसिकली। अभी समझ गए, इसलिए इसका नाम भी है लीव इट अलोन, है ना, इसको बेचारे को अकेला छोड़ दो, लेकिन ये नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। अभी जो ग्रीनलैंड गए थे आपके अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि भाई हम इसको खरीदना चाहते हैं, दोबारा अपना इंटरेस्ट दिखाया। ये पूरा ग्रीनलैंड है, सिंपल याद रखना, ये नूक इसकी कैपिटल है, यहाँ पर आइसलैंड बना हुआ है, ये नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ठीक है, रशिया है, इधर आपका यूएसए, कनाडा। और यूएसए कुछ भी कहता रहता है, कभी कहता है कनाडा, कभी कहता है, ये देखो रूल्स बने होते हैं गरीब देशों के लिए। भारत में भी रूल्स बने हैं गरीब आदमी के लिए, मेरे जैसे आम आदमी के लिए। अगर मैंने बत्ती क्रॉस कर दी ना तो मेरे फाइन पड़ जाएगा, मैंने हेलमेट नहीं लगाया तो भाई 1000 रुपये दे दे। लेकिन कोई अमीर आदमी है, पैसे वाला आदमी है, किसी को मार भी दे, किसी को गाड़ी से ठोक भी दे, तो ऐसे लिखकर भी छोड़ा जा सकता है। तो सिमिलरली जो गरीब देश होते हैं उनको कोई भी कैप्चर कर लेता है। बात समझ में आ रही है, कह रहा कुछ भी लेकर रहूँगा, तो क्या उसमें डिप्लोमेसी रहेगी, वो हम जब वक्त आएगा तब देख लेंगे। तो जस्ट न्यूज़ में चल रहा है, समझ गए। और ट्रम्प साहब कुछ भी कर सकते हैं। और आज 2 तारीख है, तो आज रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगाए गए होंगे, कल की न्यूज़ में हम देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टैकलिंग द डिसइंफॉर्मेशन थ्रेट इन इंडिया। देखो आज के टाइम पर बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है इन्होंने कहा कि आज के टाइम पर दुनिया में सबसे बड़ा जो थ्रेट है ना, इन्होंने भी नहीं कहा, एक डिपार्टमेंट है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म, याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1971
और इसको बनाने वाले इसके जो फाउंडर हैं वो आज भी इसके क्या हैं, डायरेक्टर है, चेयरमैन है। क्या नाम है उनका, तो याद रखना क्लाउस शवाब इज द डायरेक्टर ऑफ या चेयरमैन ऑफ द WEF। बेसिकली 6 रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, ठीक है। शायद जनवरी के एंड आउट में भी हमने पढ़ा था इसको, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी हम पढ़ते हैं। मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन सी 6 रिपोर्ट ये प्रेजेंट करता है, ठीक है। काफ़ी न्यूज़ में आता रहता है। जेंडर गैप रिपोर्ट ये देता है, कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये देता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट ये देता है वर्ल्ड में, तो बहुत सारी रिपोर्ट बनाता है। बताना कौन कौन सी रिपोर्ट बनाता है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, इस WEF ने कहा कि जो मिस इन्फॉर्मेशन और जो डिस इन्फॉर्मेशन है बेसिकली ग्लोबल थ्रेट है। एक जमाने पर ग्लोबल थ्रेट हुआ करते थे, कोई बीमारी, कोई डिजीज है ना, दुनिया परेशान हो जाएगी, दुनिया में थ्रेट आ जाएगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन के ऊपर थ्रेट आ चुका है। लेकिन अब क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन। और इस मिस इन्फॉर्मेशन में AI जनरेटेड कंटेंट सबसे ज़्यादा है, एल्गोरिथम बायसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर डीप सोसाइटल डिवाइडेंट्स बहुत सारा है, डिवाइड्स बहुत ज़्यादा। देखो हमारी सोसाइटी में, देखो आप चाहे कितना ही कह दो मैं आज़ादी कितने साल बाद मैं यहाँ आ गया, अब चाहे कितना ही कह दो कि मैं बहुत डेवलप हो चुका हूँ, आज भी अगर तुम गाँव में पहुँच जाओगे, इवन शहरों के अंदर, तो आज वहीं पर चलता है काला गोरा, किसी को मोटा पतला कहना, ये सब चलता है। तो यहाँ पर डिवाइड ऐसे है ना, सोसाइटी जाति के नाम पे लड़ जाते हैं हम लोग, है ना। हम स्पेस में इसरो नाम की चीज़ बनाकर स्पेस में इतने आगे पहुँच चुके हैं, हम जाति के नाम पे लड़ जाते हैं, धर्म के नाम पे लड़ जाते हैं। मैं तो कभी कभी अचंभा समझता हूँ कि जब इतने पढ़े लिखे होने के बाद हम ऐसा करते हैं, तो सोचो आज से 1000-2000 साल, 300-400 साल पहले कैसा अंधविश्वास रहा होगा। तो इस समाज में मिस इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। आपको होता कुछ और दिखाया कुछ जाता है, वो एक डायलॉग था ना, है ना, होता कुछ और दिखाया कुछ और जाता है। तो बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे बिगेस्ट थ्रेट क्या है आज के टाइम पर, मिस इन्फॉर्मेशन। और इंडिया जैसा देश जहाँ पर 900 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जहाँ पर लगभग देखा जाए तो 500 मिलियन व्हाट्सअप यूजर्स हैं। और आपने देखा होगा आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा होगा तो उसके मैसेज में फॉरवर्ड मैसेज आते हैं, क्या आप जानते हो दोस्तों, है ना, कि ये आज से इतने साल पहले उस राजा ने ऐसा किया था। बस उस दोस्तों के चक्कर में उसने किया नहीं किया, जो सामने वाला जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसके ऊपर तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बन गई, बस वही बनती चली गई। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मिस इन्फॉर्मेशन में भारत नंबर 1 है, ध्यान रखना। 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ के ऊपर बहुत सारी न्यूज़ आई थी। टिकटॉक बैन कर दिया था हमने, 200-300 और प्लेटफॉर्म बैन कर दिए थे क्योंकि चाइना की तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी। इवन जब हमारे यहाँ 2024 का इलेक्शन था, है ना, उस इलेक्शन के अंदर भी मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा फैलाई गई थी, आप विश्वास नहीं कर सकते, है ना। लेकिन क्या इनको रोका जा सकता है, क्या नहीं रोका जा सकता है, क्या ये अच्छी चीज़ें हैं? तो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, ध्यान रखना। देखो समझना, ए स्टडी बाय द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड द साइबर पीस फाउंडेशन रिवील्स दैट पॉलिटिकल डिसइंफॉर्मेशन अकाउंट्स फॉर 46%। आप जानते हो ना, सुबह सुबह जो मैसेज आते हैं तुम्हारे व्हाट्सएप के ऊपर कि उसने ऐसा किया था, अगर नहीं करता तो आज ऐसा होता, वो सारी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मत देखा करो ऐसी चीज़ें कि क्या आप जानते हो दोस्तों, है ना, बंद कर दो। पढ़ो, किताबें पढ़ो, उससे अच्छा। पॉलिटिकल डिसइंफॉर्मेशन है 46%, जनरल इश्यूज के ऊपर 33% की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, ठीक है। रिलीजियस कंटेंट पे 16.8% मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, ठीक है। हमारे यहाँ पर एक फैक्ट चेक यूनिट बनाई गई थी सरकार के द्वारा, जिसको प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो स्टार्ट कर रहा था। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो सरकार की तरफ से प्रेस के अंदर होता है ना, PIB का नोटिस आ गया, तो सरकार जो कुछ कहना चाहती है मीडिया में, वो PIB के थ्रू कहती है। अब एक बात समझना, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज PIB है, वो सिर्फ गवर्नमेंट की फैक्ट चेक यूनिट करेगी। अगर तुमने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोला तो उसका फैक्ट चेक करेगी और फिर तुम्हारे सामने रखेगी ये गलत चीज़ है कि सही है। लेकिन ये बनाया है गवर्नमेंट ने, समझना, इसके ऊपर हमने कभी डिबेट की है, बातें की है। तो ये अपोजिशन वाली पार्टी इसका तो फैक्ट चेक करेगा ही नहीं, उनके फैक्ट को जो गलत है उसको भी ये सही बताएगा, लेकिन अपनी गवर्नमेंट का जो फैक्ट सही है और गवर्नमेंट की बेइज्जती हो रही है, गवर्नमेंट को कोई मार्केट में इज्जत खराब हो रही है, तो बेसिकली क्या कहेगा, ये इंफॉर्मेशन गलत है, चाहे वो सही हो। तो ये तो वन साइडेड हो गया ना। तो PIB का जो फैक्ट चेक यूनिट था जो 2023 में स्टार्ट हुआ था, उसके ऊपर भी चैलेंजेस हैं। तो याद रखना, फैक्ट चेक यूनिट है ना, फैक्ट चेक यूनिट FCU, इट वाज स्टार्टेड इन 2023 बाय द PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो ऐसी यूनिट होनी चाहिए। डीप फेक एनालिसिस यूनिट होनी चाहिए। कितना डीप फेक न्यूज आती है ना। लास्ट ईयर भी कोई किसी को कॉल करके कह रहा है कि हाँ मैं ठीक है ना, किधर आने का किधर नहीं आने का। तो बेसिकली आवाज़ भी अलग होती है तो भी लोग विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का रहता है सुबह खाना खाते समय, रात को खाना खाते समय क्या देखना, न्यूज़ देखना, कुछ भी आ गई उसको सच मान लिया। तो ये सबसे बड़ा, याद रखना, इसको सबसे बड़ा थ्रेट कहा गया है इस आज के टाइम पर, ठीक है।
और सबसे ज़्यादा ये फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर होता है, इसलिए तो कहता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं होना है तुम्हें, ठीक है। ओके, वाई इंडिया नीड्स टू क्लीन इट्स एयर, क्या ज़रूरत आ गई है कि इंडिया को इसकी हवा क्लीन कर देनी चाहिए। तो सबसे पहली ज़रूरत ये समझना, क्लीन एयर की जो प्रॉब्लम है ये परसिस्टेंट और साइलेंट पेंडेमिक बन चुका है, जो हमारे लंग्स को, जो हमारे फेफड़ों को बर्बाद कर रही है। आपने देखा होगा जो नॉन स्मोकर्स होते हैं, जो बेचारे ईमानदारी से जीते हैं, कोई गुटखा पान मसाला सिगरेट तंबाकू नहीं पीते, वो सबसे ज़्यादा कैंसर के शिकार हो रहे हैं, लंग कैंसर के। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? पोल्यूटेड एयर। तो क्या हमें ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो आर्टिकल 21 वही फिर, राइट टू लिव, मुझे जीने का राइट है, मुझे जीने का राइट है, लेकिन कैसे? इन ए हेल्दी एनवायरनमेंट, मुझे एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जीने का राइट है, जिसके अंदर एक अच्छी हवा हो, अच्छा खाना हो, जिसमें अच्छा पानी हो, ठीक है, ये मुझे मिलने चाहिए। बट नहीं मिल रही तो मेरा फंडामेंटल राइट ही वॉयलेट हो रहा है। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन लगाओ तो भी लग जाएगी, लेकिन करे भी क्या सरकार? बिकॉज ये कलेक्टिव अप्रोच है, अकेली सरकार भी नहीं कर सकती, हमें भी इसके लिए अप्रोच करना चाहिए, हमें वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए, जैसे बहुत सारे देशों ने किया। चाइना था, चाइना ने अपने कोयले के प्लांट ही बंद कर दिए, बोले पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है। अच्छा, ब्राज़ील था, ब्राज़ील ने कहा कि कम्युनिटी लेड वेस्ट सिस्टम बना दिया, कि लोगों के साथ मिलकर वेस्ट मैनेज करना सीख लिया। कैलिफोर्निया जैसे देश है, उन्होंने बहुत सारी अप्रोच लगाई, बट इंडिया ऐसा कुछ नहीं करा। तो इंडिया को भी ऐसी अप्रोच करने की ज़रूरत है, बस यही इसमें डिस्कस किया गया है। बस एक लाइन है, बाय पीपल विद पीपल पार्टनरशिप एंड विद पर्पस वी कैन सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन। तो बस सिंपल से याद रखना, मुझे बस इतना बता देना, एयर पोल्यूशन एक्ट कब पास हुआ था इंडिया के अंदर, ठीक है। इट वॉज इन 1974 और 1981, दो ऑप्शन है, बताना कौन सा सही है, ठीक है। आई थिंक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। होता क्या है, सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पर आती है? दिल्ली में, क्योंकि हरियाणा पंजाब राजस्थान वाले क्या करते हैं, फसल काट देते हैं। फसल कैसे? जैसे पहले हाथों से काटते थे तो अच्छे से फसल कटती थी, अब मशीनें आ गई तो मशीनें थोड़ा ऊपर से काट देती है बेस से, तो किसान उनको कटवाता है नहीं, क्योंकि मजदूरी लगेगी, इतना बेचारा पैसे कमाता है। कोई मेरे साथ ही 1-2 एकड़ ज़मीन है जिसके पास बेचारा, तो वो क्या करे, वो सोचा इतनी मजदूरी दूंगा, वो क्या करता है, आग लगा देता है। आग लगा देता है तो क्या होता है? पोल्यूशन होता है। और हवाएं उस समय क्या होता है? वेस्टर्न टर्बुलेंस होता है। तो बेसिकली हवाएं तिरछी चल रही है हमारे यहाँ पर, क्योंकि अर्थ 23.5 पे रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, बेसिकली सारी हवाएं दिल्ली की तरफ जाती हैं और दिल्ली बेचारा पॉल्यूटेड हो जाता है। तो सॉल्यूशन ये नहीं है किसानों को तुम उठा के जेल में डाल दो, ऐसा होता है, बट इट इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। कलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, उनको मैनेज करने के लिए पैसे दो, उनकी मजदूरी के पैसे दे दो, उनके जितनी तुम्हारे मजदूरी लगी ना, इनको इकट्ठा करने में हम तुम्हें देंगे सरकार, और ये इकट्ठा करके हमें दे दो, और सरकार उसको लेकर कहीं जाकर डिकम्पोज कर दे तो पॉल्यूशन रोका जा सकता है। तो उन अप्रोच की इसमें बात की, समझ गए। बाकी तो आप जानते हो क्वालिटी इंडेक्स क्या चल रहा है दिल्ली के अंदर, है ना। नेक्स्ट है द रेडिकल एंड एंड्योरिंग लेगेसी ऑफ द शिवाजी। तो सिंपल सा मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको जस्ट एक बार पढ़ जरूर लेना, है ना। काफ़ी टाइम से न्यूज़ में शिवाजी महाराज के जो बेटे संभाजी महाराज थे, उनके ऊपर मूवी भी आई थी, औरंगजेब के नाम पर दंगे फसाद भी हुए बहुत सारे, है ना, कि वो ये करता था वो ये करता था। अब तो नहीं है ना, तो फ्यूचर पे फोकस करो, बाद की बात है, ठीक है। तो जैसे इसको पढ़ जरूर लेना। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1627 के अंदर। डेथ कब हुई थी? 1680 के अंदर। उन्होंने कौन सा साम्राज्य बनाया था? तो मराठा एम्पायर, ठीक है। तो बेसिक बातें याद रखना, कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो दोबारा पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। काफ़ी न्यूज़ में है ये चीज़ें, तो मैंने सोचा आपको पढ़ लेनी चाहिए, तो आप पढ़ जरूर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है डिफेंस एक्सपोर्ट्स हिट न्यू रिकॉर्ड। देखो आपको पता है एक डिपार्टमेंट है जो इस बात की, देखो दुनिया में पीस कैसे कायम में रह सकती है। पीस कैसे मानोगे मैं पीसफुल हूँ? अगर मेरे पास कोई हथियार नहीं है तो मैं पीसफुल हूँ, और अगर मैं AK-47 लेके घूम रहा हूँ तो मैं पीसफुल नहीं हूँ। तो याद रखना एक डिपार्टमेंट है सीप्री। व्हाट इज सीप्री? तो याद रखना बेसिकली जो आपका सीप्री है ना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्या करता है? ये हर साल एक रिपोर्ट देता है जिसमें बताता है किस कंट्री ने किस कंट्री से कितने डिफेंस वेपन्स का एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया। तो बेसिकली डिफेंस के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की रिपोर्ट ये देता है, जिसके बिहाफ पर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि व्हाट इज द पीस कितनी मेंटेन है बेसिकली। तो सीप्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1966, और सीप्री का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? स्टॉकहोम। तो याद रखना जो सीप्री है बेसिकली कहाँ पर बना था? तो सीप्री 1966 में स्टॉकहोम में बना था, जो कि कहाँ पर है? स्वीडन, ठीक है। तो ये हर साल रिपोर्ट देता है। तो इसने इस बार बताया कि इस बार देखो लास्ट ईयर तुमने शायद पढ़ा होगा, भारत का जो 23-24 का जो एक्सपोर्ट था डिफेंस, वो था 21,083 करोड़ रुपीस था, और जो पिछले टाइम के कंपैरिजन में लगभग
40% ज़्यादा था। तो हम बड़े खुश हुए थे कि यार पहले हम दूसरे देशों से वेपन खरीदते थे, आजकल हमारा DRDO इतना अच्छा काम कर रहा है कि हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं। हम सबसे ज़्यादा फ्रांस से, देन रशिया से, देन USA से वेपन्स खरीदते हैं ना, तो बेसिकली हम दूसरों को दे भी रहे हैं। तो बस यही है, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी सरकार है ना, हम मेक इन इंडिया पे काम कर रहे हैं, हमने लगभग 28% का प्रॉफिट कमाया है। आने वाली 5 सालों में हमारी जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रहेगी वो 19% रहेगी। सारे फैक्चुअल डाटा याद रखना, ठीक है। हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं म्यांमार को 31%, श्रीलंका को 19%, मॉरिशियस, नेपाल, अर्मेनिया, इन सबको हम देते हैं। और हमारे यहाँ पर जितना भी प्रोडक्ट बनाया गया उसमें 60% प्राइवेट सेक्टर का काम था और 40% जो प्रोडक्शन था वो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के द्वारा किया गया था। समझ गए? तो इस बार का एक्सपोर्ट कितना है? तो सिंपल याद रखना 23,622 करोड़ रुपए हमने इस बार क्या किए, रिकॉर्ड बनाया है डिफेंस एक्सपोर्ट में। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था। बस मुझे ये कमेंट करके बताना कि हमने सबसे ज्यादा इंपोर्ट किससे किया, टॉप 3 इंपोर्टर्स ऑफ इंडिया इन डिफेंस सेक्टर, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। टॉप 3 एक्सपोर्टर मैंने यहां पर लिख दी है। समझ गए? पूरी न्यूज खत्म। नेक्स्ट, 6 डिस्ट्रिक्ट्स मोस्ट अफेक्टेड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। देखो आपने पढ़ा होगा और परमानेंट सेटलमेंट है ना, परमानेंट सेटलमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1792। और परमानेंट सेटलमेंट क्या था? इसी को कहा गया था जमींदारी सिस्टम। समझना। और ये कौन लेकर आया था? तो ये लेकर आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था जिसने भारत में पुलिस सिस्टम लागू किया था। इसने क्या किया? परमानेंट सेटलमेंट कर दिया। मतलब जो जमींदार थे उनको किसानों की जमीन छीन कर दे दी। तो जमींदार ऑटोमेटिकली रातों रात जमीन का मालिक बन गया, अमीर हो गया, और जो किसान था गरीब हो गया। और इस जमींदारी सिस्टम में कह दिया कि किसी के पास अगर 11 हिस्से हैं जमीन के तो 10/11 पार्ट पर जो उगेगा वो किसका हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और कह दिया 1/11 पे जो उगेगा वो किसका हो जाएगा? बोले जमींदार का। और बोले 0/11 पे जो उगेगा वो किसका हो जाएगा? फार्मर का, किसान का। तो किसानों के पास 0% इनकम हो गई, किसानों से सब कुछ छीन लिया। जमीन की जो ओनरशिप थी, लैंड की जो ओनरशिप थी वो भी किसके पास होगी? जमींदार की। जमींदार हो गए खुश। अब धीरे धीरे एक्सप्लॉयटेशन होता रहा, रैयतवाड़ी आ गया, महलवाड़ी आ गया, बाकी पार्ट्स के अंदर। याद रखना जमींदारी वाज इनेक्टेड इन ओनली इन Bengal presidency, and at that time Bengal was known as combinedly West Bengal, ठीक है, आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, आपका बेसिकली बांग्लादेश आज का, ठीक है, ये सारा रीजन किसका था? बंगाल प्रेसिडेंसी का। मद्रास और बॉम्बे अलग थी। अब यहाँ पर लगा दिया सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट। टाइम पास होता रहा। हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त 1947। हाँ, इन लोगों को लगा जिनकी ज़मीन छीनी गई थी कि अब सरकार हमें ज़मीन वापस दे देगी। फिर जब सुप्रीम कोर्ट बन गया 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने काम करना शुरू किया, तब सारे के सारे केसेस आने लगे किसके? लैंड रिफॉर्म्स के, ज़मीनों के। तो हमारा जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1951, ठीक है, और उसमें हमने क्या किया? 8 शेड्यूल जोड़ दिया जिसको नाम दिया लैंड रिफॉर्म्स। और उसमें जो चीज़ चली गई उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो कोर्ट में। इसीलिए हम याद रखना 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द ब्लैक होल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब वहाँ के जो लोग थे उन्होंने दुखी हो गए और उन्होंने क्या 1967 में, याद रखना 1967 में उन्होंने, वहाँ पर एक गांव था नक्सलवारी, वहाँ के लोगों ने क्या किया? हथियार उठा लिए सरकार के अगेंस्ट और बोले कि हम जबरदस्ती सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और हमारी ज़मीन ले लेंगे। और वहीं से नक्सलवादियों का जन्म हो गया भारत में, एक्सट्रीमिस्ट का जन्म हो गया, माओविस्ट का जन्म हो गया, जिनको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहा जाने लगा। और आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो 6 डिस्ट्रिक्ट है उनको अमित शाह जी ने आज नाम दिया, कहा कि उसको भी फ्री कर देंगे। जैसे कौन कौन से याद रखना? बीजापुर है, ठीक है, कंकर है, उसके बाद नारायणपुर है, और उसके बाद सुकमा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, वेस्ट सिंहभूमि है झारखंड में, एंड गढ़चिरौली है महाराष्ट्र में। ये कुछ रीजन है जो किसके लिए है? सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है किससे? उससे, माओइस्ट से। लेकिन ध्यान रखना ये हो क्यों रहा है? तो इसके लिए रीजन हम ही है ना। ज़मीन नहीं मिली तो बेचारा आतंकवादी बन गया और कुछ नहीं है। लेकिन ना उनकी सोच क्या? सरकार को उखाड़ फेंको, और उनको लेफ्ट विंग का नाम दे दिया गया। पॉलिटिकल उनको हेल्प मिल जाती है ना, तो उनका काम चल रहा है। अभी आपने पढ़ा होगा, मुझे बताना कौन सा स्टेट था जिसने एंटी माओइस्ट या एंटी नक्सलिस्ट बिल पास किया था? क्वेश्चन मार्क। बताना कौन सा स्टेट था? इन्हीं में से एक है जिनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आज समझ में आ रही है? सिंपल सा ऑनलाइन में याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। और इसलिए आपने देखा होगा कि बाकी जगह नक्सलवादी नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि
एक्चुअल में लैंड रिफॉर्म्स जो था ना, ये एक्चुअल में जो परमानेंट सेटलमेंट था जिसमें ज़मीन छीन ली गई थी, वो बंगाल प्रेसिडेंसी थी। मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ज़मीन नहीं छीनी गई थी, ओनरशिप किसके पास थी? फार्मर्स के पास थी, रैयतवाड़ी एंड महलवाड़ी में। मुझे कमेंट करके बताना महलवाड़ी और रैयतवाड़ी कौन सी ईयर में पास हुई थी, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप आकर पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते दोबारा से नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 2 अप्रैल 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, विच बॉडी हैज़ द पावर टू सुपरवाइज एंड इशू डायरेक्टिव्स टू स्टेट वक्फ बोर्ड्स। तो देखो जो वक्फ बोर्ड है बेसिकली उसका एक्ट जो पास हुआ था 1954 में, देन इट वाज अमेंडेड इन 1995 और अब दोबारा से उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है। तो लास्ट ईयर इन 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल वाज प्रेजेंटेड बिफोर द या पास्ड इन द लोकसभा। अब उसके ऊपर डिबेट होनी है, क्या क्या जेपीसी ने उसके अंदर रिकमेंडेशन दी थी उसके ऊपर डिस्कशन होना है। तो आज हो गया होगा, अगले आने वाले टाइम में जो न्यूज़ बनेगी उसके अंदर हम उसको पढ़ लेंगे। तो मुझे बताओ कि कौन उसको सुपरवाइज करता है। तो याद रखना सेंट्रल वक्फ काउंसिल इसको सुपरवाइज करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। द वक्फ एक्ट 1995 was enacted to replace which earlier law? पहले वाले कौन से को आया था? तो याद रखना 1995 वाला जो आया था वो 1954 वाले वक्फ एक्ट को रिप्लेस करने के लिए आया था। याद रखना इसको वक्फ भी कह देते हैं, इसको वक्फ भी कह देते हैं, ठीक है। Which of the following bodies has the authority to exercise powers under Article 142? अब आर्टिकल 142 का यूज करके जो यूपी के अंदर बिल्डिंग्स डिमोलिश कर दी गई थी उसका उनको 10-10 लाख रुपए देने का ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये इलीगल है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। रूल ऑफ लॉ इज स्टिल एग्जिस्ट इन दिस कंट्री। आप रूल ऑफ लॉ के ऊपर नहीं जा सकते, आप जुडिशरी नहीं हो। आपका काम है किसी ने गलत किया उसको अरेस्ट करके डालना। आप ये थोड़ी ना कि आप किसी का घर ही उठा दोगे। तो राइट टू सैलरी इज योर फंडामेंटल राइट, याद रखना इन अंडर आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ, ठीक है। तो आर्टिकल 142 कौन पास कर सकता है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, और वो क्या है? दैट इज द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो उसका यूज कर सकती है और वो काफी जगह करता भी है ना। जैसे आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसके अंदर जो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन कंपनी थी उसको लगभग $470 मिलियन के आसपास कंपनसेशन देने के लिए आर्टिकल 142 का यूज करके उसने कहा था कि उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा, समझ गए। तो वो उसका यूज कर सकता है। नेक्स्ट, which of the following Supreme Court judgment recognize the right to shelter as a fundamental right under the Article 21? तो कौन सा केस था? तो याद रखना ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 का केस था। इन दैट केस जो आपका राइट टू शेल्टर था दैट वाज इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 21। जरूरी नहीं है पहले हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें बाद में होती हैं। जैसे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आपने पढ़ा होगा। इन दैट केस राइट टू ट्रैवल अब्रोड वाज उसके एडिड एज योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऐड कर दिया गया था। पहले नहीं था राइट टू ट्रैवल अब्रोड। उसका पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, केस होता है, सुप्रीम कहता है भाई विदेश जाना तो फंडामेंटल राइट है, 21 में आता है। राइट टू स्लीप, है ना, रामदेव बाबा वाला केस इज योर फंडामेंटल राइट। आपको अगर जबरदस्ती कोई उठाता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, है ना। बस कुछ मोरालिटी लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, what is the primary objective of the STEM program? STEM program was started to encourage research and innovation in science, technology, engineering, mathematics and medicine. इस फील्ड में रिसर्च इनोवेशन को एनकरेज करने के लिए स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू एजुकेशन गारंटीड? कौन से आर्टिकल में राइट टू एजुकेशन गारंटीड है? तो याद रखना आर्टिकल 21 का ए, पहले नहीं था। तो इसको 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में इसको ऐड किया गया था, किसमें? आर्टिकल 21 के ए में, कि 6 से 14 ईयर तक के बच्चे को एजुकेशन देना कंपलसरी है, फ्री एजुकेशन देना कंपलसरी है, बट इट वाज एंटाइटल्ड इन द, किसमें डाल दिया जाता है? तो याद रखना आर्टिकल 21, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन विच एज ग्रुप? तो याद रखना 6 to 14 एज ग्रुप के, ठीक है। 0 to 14 मत कर देना। नेक्स्ट है, in which year was the National Council of Education Research and Training NCRT? NCRT is the nodal agency for the education in India up to 12th, ठीक है। तो that nodal agency was established in 1961 and headquartered at New Delhi। सिंपल सा याद रखना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर बायलेटरल ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो देखो अभी इंडिया और चाइना के बीच में न्यूज चल रही है, चाइना कह रहा है कि हम दोनों भाई भाई हैं, तुम हाथी हो मैं ड्रैगन हो, मिलकर चलेंगे, दुनिया सुनेगी हमें। लेकिन वो 1954 वाले पंचशील एग्रीमेंट को भूल गया, वो इंडो चाइना का वॉर हुआ था उसको भूल गया, वो सब भुलाकर वो नए फ्यूचर की बात करना चाहता है। तो उसके साथ हमारा ट्रेड भी बहुत अच्छा होता है। तो मैक्सिमम ट्रेड कहाँ से होता है, तो याद रखना नाथुला पास से होता है। मुझे बताना नाथुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये आपका क्वेश्चन है। और पासेज आर द बेसिकली दरवाजे होते हैं, रास्ते होते हैं, जैसे एक गेट बना हुआ है, मेरे को यहाँ से वहाँ कनेक्ट कर रहा है, मेरे को वहाँ जाना है। तो पहाड़ों के बीच में, हिमालयन रीजन में या आपकी वेस्टर्न घाट में जब भी कभी एक प्लेन एरिया से दूसरे प्लेन एरिया जाना होता है, तो जो पासेज बने होते हैं, दरवाजे बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पासेज कह दिया जाता है। हिमालयन रीजन में बहुत सारे हैं, है ना, जेलेपला, नाथुला, खारतुंगा, जोजिला, बुर्जिला, बहुत सारे पासेज बने हुए हैं। तो मुझे बताना नाथुला पास कौन से स्टेट में बना हुआ है, ठीक है, जिससे सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है किसके बीच में, इंडिया एंड चाइना के बीच में। इन विच ईयर वॉज द पंचशील एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, 1954 में, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साइन टाइम पर। इन विच ईयर वर डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये भी आज न्यूज़ में था कि वो 75 ईयर के डिप्लोमेटिक रिलेशन को सेलिब्रेट कर रहे थे, इसलिए तो कह रहे थे साथ मिलकर चलते हैं। तो 1950 में एस्टेब्लिश होता है, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल हो गई कल, तो हो गए पूरे साल। विच कंट्री ऑन्स एंड एडमिनिस्टर्स ग्रीनलैंड, ये भी न्यूज़ में है। अमेरिका उसको कैप्चर करना चाहता है किसी भी तरीके पर, है ना, बट ग्रीनलैंड इज ओन्ड बाय डेनमार्क, किंगडम ऑफ डेनमार्क उसको ओन करता है, ध्यान रखना। ये हमने एड्रोल में भी डिस्कस किया था। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड, कैपिटल कौन सी है उसकी, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनती जा रही है फॉर अमेरिका एंड अदर कंट्रीज, तो दैट इज द नूक। तो याद रखना नूक इज द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड, ठीक है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो आपकी 6 रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, बेसिकली होल्ड्स इट्स एनुअल मीटिंग कहाँ पर करता है, तो याद रखना डावोस, डावोस में उसकी एनुअल मीटिंग होती है, ठीक है। उसने कुछ बताया था हमें कि इंडिया में मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा फैलता जा रहा है ना, तो हमने एडिटोरियल डिस्कस किया था। इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फाउंडेड, कब बना था, तो याद रखना इट वाज फाउंडेड इन 1971 बाय क्लाउस स्वेब, और यही इसके आज के दिन डायरेक्टर भी है, ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। In which year was the Stockholm International Peace Research Institute established? So the CIPRI was established in 1966 and CIPRI is headquartered at Stockholm, Sweden. ठीक है, जो पीस मेंटेन करने की बात करता है, यानी कि ये किस देश ने किस देश से कितना वेपन्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया उसकी रिपोर्ट देता है। तो इस बार का हमारा एक्सपोर्ट जो था वो हाईएस्ट था DRDO का डिफेंस के उसमें, तो उसकी न्यूज़ बनी हुई थी, हमने डिस्कस भी किया था। एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, स्टॉकहोम, स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन विच ईयर डिड द माओइस्ट मूवमेंट, नक्सलिट मूवमेंट बिगिन इन इंडिया। मैंने आपका एडिटोरियल में डिस्कस किया था, अमित शाह जी ने 6 डिस्ट्रिक्ट में बताया कि सबसे ज़्यादा ये एक्टिविटी हो रही है, लेफ्ट विंग काम कर रहा है, तो हमने उसमें पढ़ा था 1967 में ये स्टार्ट हुआ था, माओइस्ट या नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट 2025। तो कहाँ पर हुई है, तो याद रखना न्यू दिल्ली के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया। कौन है द्रौपदी मुर्मू, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और बेसिकली ये ट्राइबल प्रेसिडेंट है, संथाल ट्राइब से बिलोंग करती है, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे, है ना, अभी इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है 21 ऑफ द जून को, तो उसकी थीम क्या डिसाइड की गई है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योगा फॉर अर्थ, वन अर्थ एंड वन हेल्थ। तो सिंपल याद रखना। कब से स्टार्ट हुआ था मुझे बताओगे कमेंट करके, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है, बताना कब से इंटरनेशनल योगा डे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं दोबारा से। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।